हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ाया था क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। आज हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड का। एमॉर्फस का कहानी वहीं तक था। अब नेक्स्ट हम लोग को डिटेल में सीखना है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लासिफिकेशन of crystalline solid। क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं। इसमें पहला है आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड। दूसरा है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड। तीसरा है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड। फोर्थ है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड, ये चार तरह के सॉलिड होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। चार तरह के हम लोग बारी बारी से सीखेंगे। ये 4 टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें पहला हेडिंग है हमारा आयोनिक सॉलिड। ध्यान से देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये जो भी सॉलिड्स हैं, इसके क्लासिफिकेशन जो होते हैं, ये डिपेंड करता है कि उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या है। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स आयंस हैं तो आयोनिक सॉलिड कहलाएगा। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाएगा। अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स मेटल्स हैं तो मेटालिक सॉलिड कहलाएगा। छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर इसमें भी नॉन मेटल्स होते हैं, जिसमें आपने कोवेलेंट नेटवर्क के लिए स्पेशली आपने लोअर क्लास में पढ़ा है डायमंड और ग्रेफाइट में। तो पार्टिकल्स क्या है उसके आधार पर हम लोग सॉलिड को क्लासिफाई करते हैं। अब सॉलिड अगर आयोनिक है तो आयोनिक सॉलिड में किस तरह का इंटरैक्शन होता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में किस तरह का इंटरैक्शन होता है, मेटालिक सॉलिड में किस तरह का इंटरैक्शन है और कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में किस तरह का इंटरैक्शन है, इसके आधार पर हम बात करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें जब इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा या इंटरैक्शन वीक होगा, इसके आधार पर डिपेंड करेगा उसका डेंसिटी कितना ज़्यादा होगा या डेंसिटी कम होगा। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे इसमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है या नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग सीखेंगे बारी बारी से। हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं स्टेप वाइज। तो पहला है आयोनिक सॉलिड। इसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आयंस होंगे। तो आयोनिक सॉलिड्स को लिखेंगे दोज सॉलिड्स in which particles are ions में भी इसमें कटायन भी होगा एंड अनायन भी होगा। कटायन होगा और अनायंस होंगे। कटायंस एंड अनायंस। इसमें जो अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो अपोजिट चार्ज के कारण होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम में सोडियम पर प्लस और क्लोरीन पर माइनस, सोडियम क्लोराइड आयोनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है। अपोजिट चार्ज के कारण इसमें जो इंटरैक्शन होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। और ये अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए ये सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। किस तरह का फोर्स है? तो इसमें फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसी को हम लोग कहते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कोलम्बिक फोर्स
ये होता है ड्यू टू अ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, दे आर या दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई डेंसिटी। इसका डेंसिटी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, हाई डेंसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है सॉलिड स्टेट में, लेकिन अगर लिक्विड में हो, मोल्टेन स्टेट में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे डू नॉट कंडक्ट electricity in solid state but conduct electricity in their मोल्टेन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये है आयोनिक सॉलिड। दूसरा सॉलिड है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होंगे। दोज सॉलिड्स in which particles are molecules which are interacted with London force, London or dispersion force of attraction, dispersion force of attraction। ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो होता है, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण इसका डेंसिटी ज़्यादा नहीं होता है। कंपैरेटिवली आयोनिक सॉलिड के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी कम होता है। they have low density, कंपैरेटिवली हम लोग बात कर रहे हैं, इसकी डेंसिटी कम है। इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको हम लोग बुक्स में भी पढ़ लेते हैं तो चीज़ें समझ में आ जाता है। ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं 3 भागों में। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के होते हैं और ये होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह के। फर्स्ट है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नेक्स्ट है बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये 3 तरह के सॉलिड्स हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझ ले, हम एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर देते हैं। अगर नॉन पोलर है, जैसे हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होने के कारण यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इस पर कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। तो इस तरह के जो सॉलिड होते हैं जहाँ पर बॉन्ड का पोलराइजेशन नहीं होता है, इसको हम लोग कहते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे I2 है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जांपल है। इसी तरह से कुछ और भी हो, जैसे H2 है,
Cl2 है, I2 है, CH4 है, ये सारे नॉन पोलर्स हैं। ये हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। नॉन पोलर सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लगता है, या जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, ये वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, जो जिसको हम लोग गैसियस स्टेट में 11th क्लास में पढ़े हैं। डिफरेंट तरह का इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, उसमें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अलग अलग तरह के उसमें इंटरेक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये चीज़ें होगा। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में वैन डर वाल इंटरेक्शन होता है। ये बहुत ही वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इसलिए इसका भी डेंसिटी कम होगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, जैसे मान लिया जाए HCl है, तो HCl में पोलर है, ये डाइपोल है, यहाँ पर H+Cl-। तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ डाइपोल इंटरेक्शन के कारण बंधा हुआ रहता है। ये यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है डाइपोल। इसमें क्या है, दो पोल है। डाइपोल, इसमें भी डाइपोल है। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसके छोटे छोटे मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। जैसे HCl है, ये पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर है तो यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, और ये इंटरेक्शन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है नॉन पोलर के कंपैरिजन में। इसलिए इसका डेंसिटी हम कहेंगे ज़्यादा होगा, कंपैरेटिवली नॉन पोलर से ज़्यादा होगा। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज़्यादा होगा इससे। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में, जैसे आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ाया गया होगा। वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डेड है फ्लोरीन से, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन बॉन्डेड है नाइट्रोजन से, तो इसके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को ये खींच रहा होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इस पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। अब इस हाइड्रोजन में टेंडेंसी होता है किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन रिच के साथ बॉन्ड बनाने का। ये हाइड्रोजन दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन रिच के साथ बॉन्ड बना रहा है। जैसे ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है, तो इसके साथ ये बॉन्ड बना रहा है। इसको हम लोग पढ़े हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। इस तरह का सॉलिड होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड में, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण वो इंटरैक्टेड होगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है कंपैरेटिवली, इसलिए इसका डेंसिटी और ज़्यादा होगा, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। तो ये हमारा पोलर, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन है। डिफरेंट तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हो सकता है। तो ये दूसरे तरह का सॉलिड था, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसमें 3 तरह का क्लासिफिकेशन किया गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद नेक्स्ट है कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड या मेटालिक सॉलिड, जो भी अपने सीरियल में है। तो नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड की बात करें तो थर्ड है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स मेटल के एटम्स होंगे। कोई भी मेटल का एटम, कोई मेटल है तो इसमें मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, मेटल के छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे एटम्स होंगे। और मेटल के बाहरी शेल में हम लोग जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होता है, 1, 2 और 3। तो कोई भी मेटल होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का समंदर होता है। सारे एटम्स इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये मेटल में सारे इलेक्ट्रॉन, सारे एटम्स का इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है। सबके पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो ये मेटल है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स मेटल के एटम्स होंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा, किसी मेटल एटम का इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स 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 बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसमें, क्योंकि सारे एटम्स ने 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया है इस इलेक्ट्रॉन में। अब ये इलेक्ट्रॉन जहां से निकल गया, इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम लोग कहते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं कर्नल।
इसको कहते हैं कर्नल। तो ये कर्नल और ये इलेक्ट्रॉन के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, इसके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। और ये बॉन्ड अब समझ में आना चाहिए कि ये बॉन्ड भी क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अपोजिट चार्ज के कारण लग रहा है। इस मेटालिक बॉन्ड में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए मेटल का डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग उसी तरह से लिख सकते हैं सॉलिड्स विच हैविंग, या इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे वो मेटल के एटम्स होंगे, और मेटल के एटम में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स मेटालिक बॉन्ड होगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जिसके कारण इसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है या हीट कंडक्ट कर सकता है। तो हीट का कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, ये मेटालिक सॉलिड है। और लास्ट है, नेक्स्ट है कोवेलेंट, कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। अब यहाँ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में मैं बहुत कुछ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने 9th में पढ़ा है। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में इसके बेस्ट एग्जांपल है कार्बन, ग्रेफाइट और डायमंड। तो यहाँ पर हम बता दें ये है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, और ये है डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट और डायमंड। ग्रेफाइट में क्या होता है, कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन है और ये कार्बन 3 बॉन्ड बनाता है। इस तरह से ये 3 बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन, और 3 बॉन्ड्स आप इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पर किसी भी कार्बन को देखें तो ये 3 बॉन्ड बना रहा है। और ये ग्रेफाइट जो होता है ये लेयर बाय लेयर बना होता है। जैसे इसको दिखाया जाए तो ये इस तरह से इसके साथ इंटरेक्टेड है, ये इसके साथ इंटरेक्टेड है, ये इसके साथ इंटरेक्टेड, इस तरह से आप दिखा सकते हैं। ये फिगर थोड़ा बढ़िया से बना सकते हैं इसको। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बना हुआ है तो इसको आप सुंदर से बना लें। और यहाँ पर इसका इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन हम लोग दिखा दें। यहाँ पर इसके साथ इंटरेक्शन, इसका इंटरेक्शन इस तरह से। तो ये इंटरेक्शन मतलब लेयर बाय लेयर बना होता है ग्रेफाइट। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास फ्री होते हैं। तो एक चीज़ ये हो गया। डायमंड का स्ट्रक्चर जो होता है इसमें कार्बन 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 4 बॉन्ड बनाता है इस तरह से। कार्बन ये भी 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाता है इस तरह से, अगर बॉन्ड बनाते जाएंगे तो नेटवर्क सॉलिड का मतलब जाल जैसा बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बॉन्ड ओवरऑल स्ट्रॉन्ग हो जाता है। बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जिसके कारण डायमंड हार्डेस्ट मटेरियल, इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत हार्ड होता है, हार्डेस्ट मटेरियल है। और ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है क्योंकि इसमें कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका डेंसिटी कम होता है, ये सॉफ्ट होता है, इसका डेंसिटी ज़्यादा होता है, ये हार्ड होता है। ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हेक्सागोनल शेप है और ये टेट्राहेड्रल शेप है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, ये आपने 9th में पढ़ा है तो इसको एक बार पढ़ लेना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 तरह का जिसको हमने डिटेल में आपको बता दिया, इसको एक बार पढ़ लेना है तो चीज़ें अपने को समझ में आ जाएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद क्रिस्टलाइन सॉलिड तो यही है, इसको पढ़ लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्रिस्टलाइन सॉलिड के बाद अगला हेडिंग है स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। तो अगला हेडिंग है स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल, यूनिट सेल। बड़े ध्यान से देखें, जैसे जैसे हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा चैप्टर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाले होते हैं। कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हैं और थोड़ा टफ वे होते जाता है। तो स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल क्या होता है इसको बड़े ध्यान से समझें। कोई भी सॉलिड बना हुआ है तो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है।
और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहे हैं, अब हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही चल रहा है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बड़े ऑर्डर में होते हैं, रेगुलर ऑर्डर में होते हैं। जो एमॉर्फस सॉलिड में हमने पढ़ाया कि वो रेगुलर ऑर्डर में नहीं होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स अगर ऑर्डर में हैं तो ध्यान से देखें, इसके ऑर्डर को हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसको समझने के लिए स्टेप वाइज समझें। अगर हम पहले बताएं कि वन डायमेंशन हम पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, मतलब एक्स एक्सिस पर पहले पार्टिकल को अरेंज करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर जब पार्टिकल को अरेंज करेंगे तो उसमें सिर्फ लेंथ होगा, फिर उसके बाद एक रो के बाद दूसरा रो अरेंज करेंगे, तीसरा रो अरेंज करेंगे, चौथा रो अरेंज करेंगे। इस तरह से बहुत सारे रोज मिलेंगे हमको। रोज मतलब गुलाब का फूल नहीं समझ लेना है, रो का मतलब एक लाइन हुआ, दूसरा लाइन हुआ। पार्टिकल का अरेंजमेंट ये एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, मतलब एक लेयर बन जाएगा, एक लेयर। अब एक लेयर के बाद फिर दूसरा लेयर, उसी तरह से उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर चौथा लेयर। तो पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स 3 डायमेंशनली अरेंज्ड होते हैं। तो बड़े ध्यान से समझें इसको। पहले हमने पार्टिकल्स को एक रो में दिखाया, एक रो में दिखाने की कोशिश किया हमने, छोटे छोटे पार्टिकल्स को एक रो में दिखाया। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स एक रो में है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, और इस तरह से बहुत सारे रोज यहाँ पर दिखाई देंगे। बहुत सारे रो आप बना सकते हैं इस तरह से। अब अगर हमने सॉलिड पार्टिकल को यहाँ पर एक रो, दूसरा रो, तीसरा रो, एक लेयर बन गया। ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे हमने पार्टिकल को अरेंज कर दिया। अब हम कहें इसको एक लेयर बन गया। एक लेयर के ऊपर अब दूसरा लेयर मैं दिखा रहा हूँ, तो दूसरे लेयर को आप इस तरह से समझे, इस प्लेन के ऊपर होगा, दूसरा लेयर इसके ऊपर होगा। अब इसको बनाने की कोशिश करूं तो ध्यान से देखें, बड़े ध्यान से। फिगर बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए चैप्टर को पढ़ाना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, हमने पहले भी बताया। अब ध्यान से देखें, ये जो अपना पार्टिकल दिख रहा है ये प्लेन में नहीं है। अब प्लेन में नहीं है तो हम लोगों को कैसे समझ में आ गया, ये तो हमने प्लेन में ही दिखाया है, लेकिन इसको हम बता रहे हैं विजुअलाइज करना है इसको। ये प्लेन के ऊपर है, कैसे विजुअलाइज करेंगे, देखिए ये प्लेन के ऊपर कैसे आ रहा है ये पार्टिकल। ये जो प्लेन में है इसको अगर हमने मिला दिया तो ये पार्टिकल मिला दिया। अब यहाँ पर इसको इससे मिला दे, ये ऊपर वाले पार्टिकल को ऊपर वाले पार्टिकल के साथ पहले मिला दे, तो ऊपर वाला पार्टिकल को ऊपर वाले के साथ मिला दिया। तो ये पार्टिकल ऊपर वाला के बीच इंटरैक्ट, ये बॉन्ड ये जो दिख रहा है। अब ये ऊपर वाला और नीचे वाला लेयर को हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, लेयर वाला नीचे और ऊपर वाले को ज्वाइन कर दिया। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 3D फिगर बन गया। तो हमारा मतलब क्या है, हमारा मतलब ये है, स्पेस लैटिस का मतलब होता है स्पेस में 3 डायमेंशनली पार्टिकल का अरेंजमेंट, जो भी ऑर्डर में हो, जो भी पार्टिकल ऑर्डर में है। अब उस पार्टिकल जो भी स्पेस में है, इसमें जो सबसे छोटा यूनिट जिसके 3 डायमेंशनली रिपीट करने से ये हमारा स्पेस में अरेंजमेंट बन रहा है। तो इस पार्टिकल का अरेंजमेंट स्पेस में इस तरह से 3D में हम सब में दिखा सकते हैं। और 3D के बाद इसका जो सबसे छोटा पार्ट जो बार बार रिपीट करके जो स्पेस लैटिस बन रहा है, ये सबसे छोटे पार्ट को हम यूनिट सेल कहते हैं और ये पूरे को हम कहते हैं स्पेस लैटिस। इसको समझने का और आसान तरीका मैं बता दूं, अपने पास डाइस है, डाइस जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, या ईंट समझे। ईंट हालांकि क्यूबॉइड शेप का होता है, क्यूब शेप का नहीं होता है। तो चाहे कोई भी यूनिट सेल क्यूबॉइड शेप का हो या क्यूब शेप का हो, इससे मतलब नहीं है, वो इस तरह का शेप होना चाहिए, क्यूबॉइड या क्यूब। अब उसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ईंट के आगे ईंट रखे, पीछे ईंट रखे, नहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 डायमेंशनली इसको अरेंज करें तो बहुत ईंट का कलेक्शन मिलेगा। जैसे दीवार बनाते हैं या कोई भी चीज़ ईंट को अरेंज करके बनाते हैं, या ईंट का भट्ठा होता है जहाँ पर ईंट को पकाया जाता है,
तो उसमें ईंट का कलेक्शन होता है। अब उस भट्ठा को अगर तोड़ेंगे तो सबसे छोटा पार्टिकल जो मिलेगा, सबसे छोटा पार्ट जो मिलेगा वो एक ईंट मिलेगा। तो ये अपना मान लिया जाए ईंट है, जो क्यूब, यहाँ पर क्यूब शेप हमने दिखाया है, क्यूबॉइड भी बना सकते हैं और होता भी है, आगे हमें दिखा रहा हूँ उसको। तो ये छोटा वाला चीज जो छोटा सबसे छोटा अरेंजमेंट जो दिख रहा है दैट इज यूनिट सेल, और ये स्पेस में जो पार्टिकल का अरेंजमेंट दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं स्पेस लैटिस। तो स्पेस लैटिस और यूनिट सेल समझ में आ गया होगा। यूनिट सेल का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट से हमारा स्पेस लैटिस बनता है। अब ये यूनिट सेल जो दिख रहा है, ये यूनिट सेल, इसको बड़े ध्यान से देखें। यूनिट सेल में 3 चीज़ें इस तरह से इसको हम दिखाएं। यूनिट सेल में यहीं पर दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से देखें। ये एक्स एक्सिस पर दिख रहा है, ये वाई एक्सिस दिख रहा है और ये जेड एक्सिस दिख रहा है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। हमने यहाँ पर एक्स, वाई और जेड बताया। इसका एज लेंथ मान लिया जाए ए, इसका एज लेंथ मान ले बी और इसका एज लेंथ मान ले सी। अलग अलग एज लेंथ हो सकता है, सेम एज लेंथ हो सकता है, 2 का एज लेंथ बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, ये हो सकता है। तो ये है ए बी सी एज लेंथ, और यहाँ पर ए के सामने वाला जो एंगल होता है इसको कहते हैं अल्फा, बी के सामने वाले एंगल को कहते हैं बीटा और सी के सामने वाले एंगल को कहते हैं गामा। अब यहाँ पर 6 पैरामीटर्स हैं। क्या पैरामीटर्स हैं? ए, बी और सी। 3 पैरामीटर्स हैं, एज लेंथ, और 3 पैरामीटर है एंगल्स, एज एंगल्स अल्फा, बीटा और ये है गामा। टोटल 6 पैरामीटर्स हैं। 6 पैरामीटर्स के आधार पर हम यूनिट सेल को क्लासिफाई करते हैं। तो अगला जो हेडिंग होगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल। ये आगे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम यूनिट सेल को इस पैरामीटर्स के आधार पर क्लासिफाई करेंगे 7 ग्रुप में। इसको अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखते रहें, और जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में आके और प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं। तो पढ़ते रहें और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।